पक्की हो जाती है और उसे अपने अप्रेजर के रूप में अपनी सर्विस में लाने के लिए। उसी समय मास्टर कैट को अपने कानों में एक अजीब खुजली महसूस होती है। महसूस करता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है। बाद में चॉय और जीहा बगल बगल में अपनी पोशंस बनाते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस की तुलना करते हैं। स्पेशल पोशन ईथर की खपत को 11 सेकंड के लिए खत्म कर देती है और 15 सेकंड में मैक्स हेल्थ का 11% ठीक करती है, जबकि वेरी स्पेशल पोशन ड्यूरेशन को 16 सेकंड तक बढ़ा देती है और हेल्थ का 16% वापस लाती है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती है। हालांकि तैयारी के स्टेप्स एक जैसे थे, चॉय को जीहा की पोशंस ज्यादा असरदार लगती हैं। जीहा इंग्रेडिएंट्स को दोष देता है, अपनी एडवांस्ड एल्केमी स्किल को वजह के रूप में छुपाते हुए। अपने काम पर विश्वास रखते हुए वह कल बिक्री के लिए बैच पूरा करते हैं। चॉय पोशन से प्रभावित होकर सुझाव देता है कि उन्हें एक दुकान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वह ऑपरेशंस बढ़ाने और एल्केमिस्ट्स को रिक्रूट करने का प्रस्ताव रखता है। उसके सामने झुककर उसे सेंसे कहता है और गाइडेंस मांगता है। हमारा नर्म एल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है कि वह भी सीख रहा है और उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। सीनियर एल्केमिस्ट के जाने के बाद जीहा थकान से सो जाता है। वह जंगल में जागता है तो कुछ प्टेरोड्रोन्स को फल इकट्ठे करते हुए देखता है, जबकि भेड़िया और दूसरे एसेंस स्टोन्स इकट्ठे कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए वह उन्हें नमस्ते करता है और पोशन लेसन्स के लंबे दिन के बाद देर से आने के लिए माफी मांगता है। दोनों पालतू जानवर उसकी बाहों में कूद जाते हैं, लेकिन नजदीकी से बेचैन हो जाते हैं। टेराड्रोन नाइट तुरंत इशारा करता है और डोगो आगे बढ़ने के लिए कूद जाता है ताकि जीहा को रास्ता दिखा सके। कुछ देर बाद एक अलर्ट ग्रेट प्लेन्स में मॉन्स्टर्स की चेतावनी देता है। ग्राउलर तुरंत एक्शन में आता है और अपनी कमांड स्किल का इस्तेमाल करता है और आर्मी को इकट्ठा करता है और साथ में वह हमलावरों को ग्रेट प्लेन्स से भगा देते हैं। नतीजे के तौर पर टेरोड्रोन आर्मी को डेमीगॉड का आशीर्वाद मिलता है, जिससे एक नई प्रजाति में एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। नाइट एक स्काउट में बदल जाता है, जबकि जीहा के प्रयास ग्रेट प्लेन्स को एक्सप्लोरेशन के लिए खोल देते हैं। माउंट अपेटो को शुद्ध करते हैं। अपने साथी की तारीफ करता है, खासकर ग्रोलर की, जो ध्यान पाकर खुश होता है। बिल्ली और भेड़िया एक दूसरे के खिलाफ शेखी बघाड़ते हैं, जिससे एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है। जीहा उन दोनों को इकट्ठा करता है और उनका रास्ता माउंट एपिटो की तरफ सेट करता है। जब वह एरिया को स्कैन करता है, उसे एक दूर की बिल्डिंग दिखती है। एहसास होता है कि यह ब्लैक लायन नाइट का शेल्टर रहा होगा, याद करते हुए कि मैप उनके शेल्टर को माउंट एपिटो के दक्षिणी तरफ दिखाता है। उसे शक है कि पहाड़ के अंदर से एक सुरंग जा सकती है। प्रोटेक्टिव बैरियर को छूते हुए उसे बताया जाता है कि वर्ल्ड ट्री का रेस्टोरेशन पूरा हो गया है। गेहेना में फिजिकल इंटरफेरेंस मना है, फिर भी वह अब उसके बांधे हुए एंटिटीज से बात कर सकता है और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उसकी किस्मत दिखाई देने लगती है। गेहेना में फिजिकली इंटरफियर न कर पाने के कारण गार्डनर पूछता है कि क्या वह अभी भी टेराड्रोन्स को कमांड कर सकता है। अचानक उसे एक स्किल मिलती है, गॉड्स विजन। उसे एक भगवान जैसा नजारा दिखा रहा था। जब वह इस स्किल को टेस्ट कर रहा था तो उसे एक भगवान जैसा नजारा मिला, जिसने उसे आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा दिया। जमीन को देखते हुए उसे कुछ बचे हुए लोग दिखे जो हथियार पहने थे और गॉब्लिन की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। जल्दी से सब कुछ समझते हुए जीहा ने पहचान लिया कि यह एस्ट्रम किंगडम के बचे हुए लोग हैं। जब वह ग्रुप उन राक्षसों को भगा देता है, उसकी नजर कैप्टन पर पड़ी और फिर उस आदमी पर जो कैप्टन को एडी कह रहा था। उसे पहचान हो गई। उसे समझ आया कि यह हनस्युंग ह्युक है। कैप्टन ने बुरी हालत को देखा क्योंकि ऑर्क्स ग्रेट प्लेन्स से लगातार हमला कर रहे थे। संगयुक ने एक मरे हुए राक्षस को फेंक दिया, यह सोचते हुए कि उन्हें खाने के लिए राक्षसों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। लेकिन कैप्टन ने सबको तसल्ली दी और वादा किया कि वह भूखे नहीं रहेंगे। हान ने जोर दिया कि उनके गांव का परोजक बैरन ग्रॉम के साथ मिलकर उनका सामान चुरा रहा है। उसने प्रिंस से कहा कि उसे छिपा हुआ खाना ढूंढने दे और 3 दिन में इस मसले को हल करने का वादा किया, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। जीहा ने तुरंत उस सुनहरे बालों वाले नाइट को एडिंस्कल के रूप में पहचान लिया, जो एस्ट्रम किंगडम का प्रिंस था। एक सिस्टम इंटरफेस दिखा जिसने उसे एक नया क्वेस्ट दिया, बचे हुए लोगों का गांव फिर से बनाना। इसमें यह भी बताया गया कि उन्हें अनडेड ने उनके घर से भगा दिया था और अब वह माउंट एपिटो पर भूख और राक्षसों के हमलों का सामना कर रहे हैं। इंटरफेस ने उसे अपना पहला काम दिया कि वह एस्ट्रम किंगडम का राजदंड प्रिंस एडिंसगल को दे ताकि उसका सही हक वापस मिल सके। इसने उसे उन लोगों को ढूंढने और खत्म करने का भी निर्देश दिया जो गांव वालों का फायदा उठा रहे थे, बैरन ग्रॉम और पेरोजक, जो अपने फायदे के लिए बचे हुए लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि वह इस इतने ज्यादा डिटेल वाले क्वेस्ट से थोड़ा परेशान था। उसने जल्दी से अपना ध्यान हनस्युंग ह्युक को ढूंढने की अहमियत पर लगाया। हेजिन के साथ यह खबर शेयर करने के लिए वह उत्सुक था। उसने अपनी उत्सुकता को झटक दिया, यह समझते हुए कि पहले उसे स्युंग ह्युक को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। फिजिकली दखल न दे पाने की वजह से उसने दूसरे विकल्प खोजे और तब उसे एक बात समझ आई। वह अपने जानवर साथी पर भरोसा कर सकता है। बायोम, डोगो और इकट्ठे हुए टेरा ड्रोन्स को जमा करते हुए उसने पूछा कि क्या वह मैजिक सर्कल के बारे में कुछ जानते हैं। बीटल्स उसे दिखाने के लिए 2 मैजिक सर्कल्स के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। जब स्काउट ने दोनों पर एसेंस स्टोन्स रखे, सर्कल्स हरे और पीले रंग में चमक उठे। जीहा ने अनुमान लगाया कि हरा वाला एंट्रेंस है, पीला वाला एग्जिट। इस पर अमल करते हुए वह हरे सर्कल में उड़कर गए और पीले से बाहर निकले, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर। सर्कल्स को समझने में कॉन्फिडेंट होकर
उसे समझ आया कि बचे हुए लोगों ने शायद सीक्रेट टनल्स की बजाय इसी मैजिक सर्कल का इस्तेमाल किया होगा भागने के लिए। उसने अनुमान लगाया कि एग्जिट माउंट अपाइडो के पास होना चाहिए और उसे ढूंढने से वह संग युग को वापस ला सकता है। जीहा ने सर्कल के निशान को देखा जो एक प्टेरोड्रोन जैसा लगता था और उसने अपने हेल्पर्स से उनके सफर के तरीकों के बारे में पूछा, लेकिन उसे पता चला कि वह सर्कल का इस्तेमाल नहीं करते। स्काउट ने वर्ल्ड ट्री की तरफ इशारा किया, जिसने जीहा को सोचा कि यह अर्थ को गहना से जोड़ सकता है और एक पुल का काम कर सकता है। तो उसने लीडर को माउंट अपाइडो के आसपास एक मैजिक सर्कल ढूंढने का हुक्म दिया। इसी बीच सीन एक भरे पूरे गांव की तरफ बदलता है, जहां गांव वाले खाने का सामान उतार रहे थे, लेकिन उनकी चिंता बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि यह मुश्किल से 1 हफ्ते चलेगा। प्रिंस एडिनस्कुल ने पराजक का सामना किया, यह बताते हुए कि मिला हुआ खाना ट्रेड किए गए मिनरल्स की मात्रा से मैच नहीं करता। पैराजैक ने बात पलट दी, यह कहते हुए कि दूसरी पार्टी भी मुश्किल में है, उनके खेत राक्षसों से भरे हुए हैं। स्युंग ह्युक को उसकी ईमानदारी पर शक था, फिर भी प्रिंस ने उसे इस बात को छोड़ने का निर्देश दिया। ईडन स्कॉल ने परोजक से और सामान सिक्योर करने के तरीकों के बारे में पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसे कुछ नहीं पता। उसी पल एक आदमी आगे बढ़ा, यह सुझाव देते हुए कि वाइल्ड एल्व्स मिथ्रिल के बदले ट्रेड कर सकते हैं, और खुद को बैरन ग्रॉम के रूप में पेश किया। हालांकि प्रिंस गांव के बाहर के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ था, फिर भी उसने सुना जब ग्रैम ने माउंट अपेटो में एक घाटी के बारे में बताया जहां मिथ्रिल बहुत ज्यादा मात्रा में था। उसने सुझाव दिया कि इसका ट्रेड करने से खाने की कमी हल हो सकती है। एडी के आदमियों में से एक, जॉन, गुस्से से देखता है, लेकिन वह उसे रोक देता है। घाटी का रास्ता पूछते हुए जब उसके लोग हैरान होकर सांस रोक लेते हैं। माउंट अपेटो पर ओगर्स और ग्रिफिन्स की अफवाहें गांव वालों को परेशान करती हैं, लेकिन बैरन की मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। प्रिंस एडिनस्कल हिम्मत न हारते हुए अपने फर्ज से प्रेरित होकर अपने लोगों को भूख से बचाने के लिए मिथ्रिल की तलाश में निकलने का फैसला करता है। बैरन ग्रॉम ने बाद में ट्रेड फिर से शुरू करने के लिए जल्दी वापस आने का प्लान बनाया। प्रिंस ने घोषणा की कि वह मिथ्रिल मिलने के बाद वाइल्ड एल्व्स के साथ ट्रेड करने के लिए खुद उनके साथ जाएगा, लेकिन उन्होंने उसे चेताया कि उनका गांव बाहर वालों को पसंद नहीं करता। उसने बैरन को याद दिलाया कि वह भी कभी उनके लिए अजनबी था। सुन्युक अपनी जिंदगी और दूर इंतजार कर रही अपनी महबूबा के लिए चिंतित था। उसे प्रिंस के इस वादे से तसल्ली मिली कि मिथ्रिल की यात्रा के दौरान वह उसे सुरक्षित रखेगा। सीन एक पवित्र स्थान की तरफ बदलता है, जहां एक औरत एक बड़े देवता से प्रार्थना कर रही है। परछाइयों से बैरन उसे देख रहा है, यह महसूस करते हुए कि उसके प्लान का वक्त करीब आ रहा है। कहानी गहना कॉन्टिनेंट पर एस्ट्रम किंगडम के उत्थान और पतन को बताती है। कभी शांति और खुशहाली का एक राज्य था, यह राक्षसों के खिलाफ एक लगातार युद्ध से तबाह हो गया। बचे हुए लोग प्रिंस एडिनस्कल के पीछे इकट्ठे हो गए, अपने बर्बाद घर को छोड़कर माउंट अपाइडो की तरफ भागे ताकि अनडेड की फौज से बच सकें। लेकिन राक्षस अब भी धमकी दे रहे थे और पहाड़ पर भी खाना कम था। इस गड़बड़ के बीच बैरन ग्रॉम और परोजक वाइल्ड एल्व्स के साथ ट्रेड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और सामान जमा कर रहे थे। प्रिंस एडिनस्किल को अपने लोगों के लिए खड़ा होने पर मजबूर कर रहे थे। कहानी फिर अभी के पल में बदलती है, जहां गॉड की विजन से जीहा ग्रुप को माउंट एपिटो की तरफ बढ़ते हुए देखता है। उसे गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि ग्रुप ओगर्स का सामना करने के लिए अकेला निकल पड़ा है। वह ड्रेड ग्रेड के जीव हैं जिनमें मोटी चमड़ी, तेज रिजेनरेशन और बहुत ज्यादा ताकत है, हालांकि उनकी बुद्धि कम है। गांव वालों ने सिर्फ एक विजन दी थी, न कि उसके प्टेरोड्रोन्स तक पहुंच, इसलिए उसका दखल देना मुश्किल था। फिर भी स्युंग ह्युक की बेजोड़ स्किल और ईडन स्कल की ब्लैक लायन नाइट्स पर जीत देखकर उसने सोचा कि वह अब भी लड़ाई का नतीजा बदल सकते हैं। अचानक जीहा को किसी की रहस्यमयी प्रार्थना सुनाई देती है। दूर एक धुंधले पवित्र स्थान में सेलिना नाम की एक पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रही है। उसकी सोच उन लोगों के लिए थी जो अपने लोगों के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। फिर उसे अजीब मैसेजेस मिलते हैं, ये बताते हुए कि सेलेना सेंटेस उसकी मदद के लिए बुला रही है। एक नया मिशन, गॉड्स मर्सीफुल प्रॉफिट, उसे उसकी गाइडेंस से गांव की मदद करके विश्वास फैलाने का काम देता है। उसे यह भी पता चला कि जब भी सेलिना प्रार्थना करती है, उसे उसके साथ बात करने और चीजें बदलने के लिए 3 मिनट का समय मिलता है। उसने अपनी उत्सुकता जाहिर की, जिसे सेलिना ने प्रार्थना के बीच में ही महसूस कर लिया, और उसने हैरानी से जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। निश्चित होकर उसने गार्डन के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, मिशन को पूरा करने का तरीका ढूंढते हुए। टेरोड्रोन्स का एक झुंड इकट्ठा होता है। कुछ ने सनग्लासेस पहने थे और वह कॉन्फिडेंट लग रहे थे। जीहा ने कंफर्म किया कि स्काउट्स और वॉरियर्स दोनों मौजूद हैं। फिर उन्हें अपने अगले मिशन के बारे में बताया। माउंट एपिटो पर एक मैजिक सर्कल ढूंढो, बचे हुए लोगों पर नजर रखो, और आज रात कुछ भी अजीब हो तो रिपोर्ट करो। उसने टेराड्रोन नाइट को निर्देश दिया, प्रिंस एडिनस्कॉल को एक हथियार देने के लिए, यह जानते हुए कि उनका अभी का सामान काफी नहीं है। जब फौज आगे बढ़ी, डोगो और बियोम पीछे से देख रहे थे। डोगो ने पूछा कि क्या बिल्ली जीहा बी को छोड़ देगी, लेकिन बायोम ने कहा कि उनके मास्टर को उनकी असली मौजूदगी का सामना करने से पहले और मजबूत होना होगा। टेंशन बढ़ गई जब डोगो की बेचैनी बियोम की सावधानी से मिली और दोनों फिर से झगड़ने लगे। बैरन ग्रॉम और पारोजक प्रिंस की गैर मौजूदगी का मजा ले रहे थे, इसे अपनी चालों को आगे बढ़ाने का मौका समझते हुए। उन्हें यकीन था कि यंग प्रिंस का अनुभवहीन होना और अपनी तलवार पर ज्यादा भरोसा करना उसे और उसके साथी को राक्षसों के लिए आसान निशाना बना देता है।
बैरन ने पेरोजक से उस चीज के बारे में पूछा जिसे वाइल्ड एल्व्स राक्षसों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरोजक ने कंफर्म किया कि एक बार सूंघने से भी ओगर्स तुरंत मरने की बजाय एक खतरनाक जुनून में चले जाते हैं, लेकिन उसने मोटे आदमी को चुप रहने और अपनी स्कीम पूरी होने के बाद सेलिब्रेशन करने को याद दिलाया। पेरोजक बाहर निकला। बैरन के लिए दुश्मनी और नफरत से भरा हुआ था। यह अनजान था कि कुछ छिपे हुए टेरा ड्रोन्स उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। बैरन ग्रॉम कॉन्फिडेंस से हंस रहा था, खुद को एस्ट्रम का नया राजा सोच रहा था जब प्रिंस एडिंस्कल गिर जाएगा। यहाँ तक कि सेंटेस सेलेना को भी अपनी मर्जी के आगे झुकते हुए इमेजिन कर रहा था। बैरन ग्रॉम के बुरे इरादों को देखकर जीहा बेचैन हो गया और सेलेना की प्रार्थना की इच्छा करने लगा, यह जानते हुए कि वह सिर्फ उसके जरिए ही कुछ कर सकता है। उसे प्रिंस की प्रगति से थोड़ा सुकून मिला जो जोर शोर से लड़ रहा था। गड़बड़ के बीच ओगर्स को टुकड़े टुकड़े करते हुए ईडन स्कॉल और हान सुंग ह्युक ने कमान संभाली, राक्षसों को पीछे धकेल दिया और हमारे लड़के को कॉन्फिडेंस मिला कि जीत अब भी मुमकिन हो सकती है। एड और स्कोल ने एक ओगर को मार गिराया। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन हान सुंग ह्युक उसे खत्म कर देता है। बाद में उसने एडी से पूछा कि क्या उसके पास कोई और तलवार है क्योंकि उसकी तलवार डल हो गई थी। प्रिंस ने उसे अपनी तलवार पेश की लेकिन उसने ऑफर ठुकरा दिया, यह चाहते हुए कि उसकी अपनी तलवार टूटी न होती। एक विशाल ऑर्क ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। प्रिंस ने अपने साथियों को भागने का हुक्म दिया, फिर भी वह मजबूती से खड़ा रहा, लड़ाई के लिए तैयार। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, ऑर्क को कहीं से एक तेज चोट लगी, दोनों को हैरान छोड़ते हुए। इसी बीच सेलिना प्रार्थना में घुटनों के बल बैठी थी, प्रिंस और उसके लोगों के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन की भीख मांग रही थी। जीहा को एक नोटिफिकेशन चमकी कि आर्क की शिष्या सेलिना ने सफलता से पहली प्रार्थना की है। फिर उसे डिसाइपल की मदद के लिए गॉड के अपोसल को भेजने के लिए कहा गया। उसने हाँ दबाया। टेरिड्रोन नाइट को अपोसल के रूप में इस्तेमाल करके डिवाइन इंटरवेंशन एक्टिवेट किया। लड़ाई के मैदान में अचानक नाइट आसमान से उतरा, ओगर को पूरी ताकत से मारते हुए। राक्षस ने अपना विशाल क्लब घुमाया लेकिन नाइट ने उसे रोका और कुचल दिया। मौके का फायदा उठाते हुए सुंग ह्युक ओग्रे के हाथ पर कूद गया जबकि एडन स्कल ने उसकी टांग पर हमला किया। उनकी कोऑर्डिनेटेड हमले ने बीस्ट को हार की तरफ धकेल दिया। हन ओग्रे के हाथ को काटने के बाद उतरा लेकिन कट इतना गहरा नहीं था। एडी ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। अगली ही पल ओगर की टांग ने उसे हवा में उछाल दिया जिससे वह खून खांसने लगा। वह गिरा लेकिन अपने साथियों के सपोर्ट से जल्दी ठीक हो गया। हान ने सबको पीछे रहने का हुक्म दिया। टेरोड्रोन नाइट कूद गया, ओगर के हाथों को पकड़कर उसे दूसरे ओगर से टकरा दिया, दोनों को गिराते हुए। ईडन स्कल नाइट के बगल में खड़ा हैरान था कि यह जीव मदद क्यों कर रहा है, लेकिन नाइट ने सिर्फ आंख मारी। जीहा ने देखा कि टेरिड्रोन नाइट की ताकत गॉड के अपोसल के रूप में और बढ़ गई थी। एक प्रॉम्प्ट दिखा जो उसे अपोसल के रूप में नाइट का समय 5 एसेंसेस के लिए बढ़ाने की अनुमति देता है। यह महंगा था लेकिन गांव वालों को प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। नई एनर्जी के साथ नाइट ओगर से टकराया, उसके शरीर से सुनहरी एनर्जी निकल रही थी। एडी ने टेराड्रोन में तुरंत आर्की की चमक को पहचान लिया। हन लड़खड़ाते हुए उठा। प्रिंस चिल्लाया, पूछते हुए कि क्या वह तैयार है, लेकिन वह लड़का और एक्शन के लिए बहुत उत्सुक था। वह सहमत हुए कि ओगर की रेजिलियंस लंबी लड़ाइयों को रिस्की बनाती है, लेकिन हांस मर्क्स वह उसे 3 मिनट में खत्म कर देगा। टेरोड्रोन नाइट ऊपर उड़ा और अपनी क्लॉ ओगर के कंधे में घुसा दी, एक नया जख्म खोलते हुए। हान ने मौके का फायदा उठाया, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एक हेस्ट स्पेल कास्ट किया। एक पल में वह नीचे उतरा और ओगर का सिर साफ काट दिया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। जीहा हैरानी से देखता रहा। सबसे शक्तिशाली हंटर का एक वार ही उसे खत्म करने के लिए काफी था। अपनी तलवार को चेक करते हुए हान ने उसे टूटा हुआ पाया, यह सोचते हुए कि क्या उसने ब्लेड में बहुत ज्यादा ईथर डाल दिया था। टेराड्रोन की सुनहरी चमक और तेज हुई जब उसने एक और ओगर को गिरा दिया। चमक से हान की आंखें चौंधिया गईं। उसने बीस्ट के शरीर को अपनी तरफ गिरते हुए नहीं देखा जब तक बहुत देर नहीं हो गई थी। वह घबराहट में भागा, सुरक्षित जगह पर कूदते हुए, लेकिन गिरते हुए बड़े शरीर के ठीक नीचे उतरा। फंसा हुआ वह अपनी खराब किस्मत पर बड़बड़ाया। एडी हान के पास आया, उसके जबरदस्त प्रदर्शन की तारीफ करते हुए, लेकिन उसने धीरे से कहा कि एक मजबूत तलवार इसे और बेहतर बना देती। दोनों ने मुड़कर ऊंचे टेरोड्रोन नाइट को शुक्रिया कहा, यह मानते हुए कि उनकी जीत सिर्फ उसकी वजह से ही मुमकिन हुई थी। नाइट उड़ गया, जीहा की हथेली में वापस छोटा हो गया, उसकी तारीफ पाते हुए। दूर सेंटेस अपनी प्रार्थना जारी रखती है। जब एक केयर टेकर खाना लाती है, उसने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसे भूखे बच्चों को दिया जाए, जिससे वह औरत उसकी चिंता करने लगी। जब उसने फिर से अपना सिर झुकाया, एक अनजान आवाज उसके दिमाग में गूंजी, पूछते हुए कि क्या वह सुन सकती है। चौंक कर सेलिना ने ऊपर देखा, उसका दिल उछल पड़ा। उसकी प्रार्थना का जवाब मिल गया था। जीहा को लॉर्ड आर्क समझते हुए उसने खौशी से जवाब दिया। सच्चाई जानते हुए लेकिन समय बर्बाद न करते हुए उसने खुद को आर्क का अपोसल बताया और उसे प्रिंस एडिन स्कॉल को पूरब की तरफ जाने के लिए कहने का आग्रह किया, किसी बहुत जरूरी चीज के लिए। उसने तुरंत मैसेज पहुंचाने की कसम खाई। बैरन ग्रॉम बगल से देख रहा था, उसके अजीब एक्सचेंज से कंफ्यूज था। जीहा ने कम्युनिकेशन के लिए काउंटडाउन को खत्म होते हुए देखा और उसे ग्रॉम के इरादे के बारे में चेताने के लिए दौड़ा,
लेकिन कनेक्शन बीच में ही खत्म हो गया। मौका निकल जाने के बाद वह सिर्फ यह भरोसा कर सकता था कि वह अपना काम पूरा करेगी और दूसरे जरूरी मसलों पर ध्यान देने का फैसला किया। लड़ाई के बाद हान को उसकी चोटों का इलाज मिला। हालांकि उसने प्रिंस को तसल्ली दी कि उसे ऐसी चोटों की आदत है, फिर भी उसने माना कि ईथर का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसकी ताकत खत्म हो गई है। उनका ध्यान छोटे पिटेरोड्रोन्स की तरफ गया जो गिरे हुए ओगर्स से एसेंस स्टोन्स इकट्ठे कर रहे थे। उनकी उत्सुकता तब रुक गई जब सेलिना का हेल्पर दौड़ता हुआ आया। गांव से बुरी खबर की चिंता करते हुए उसने पूछा, लेकिन उसके बजाय सुना कि सेंटेस को एक ऑरेकल मिला है, उसे पूरब की तरफ जाने का हुक्म देते हुए किसी इंपॉर्टेंट चीज की तलाश में। हालांकि कंफ्यूज था क्योंकि उनका मिथ्रिल का गोल उत्तर में था। मैसेज की डिवाइन नेचर ने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। प्रिंस ने हान की तरफ देखा, काउंसिल हॉर्फ्यूसिस के लिए उसके लिए फैसला करने के लिए। फिर भी उसने सोचा कि विशाल बीटल आर्क से जुड़ा हो सकता है और उसकी ओर जांच करने का सुझाव दिया। लीडर ने घोषणा की कि वह हान और जियान अलग अलग आगे स्काउट करेंगे, बाकियों को पीछे रहने और इंतजार करने का निर्देश देते हुए। हान ने जन की तलवार उधार ली, जो गुस्से से घूरता है, लेकिन उसे शांत करने की कोशिश में उसने उसे एक बेहतर तलवार वापस करने का वादा किया। इसी बीच जीहा वापस रियल वर्ल्ड में लौट आया और सीधा हिजिन के पास गया। इतने समय बाद उसकी अचानक विजिट ने उसे हैरान कर दिया और उसने उसके आने का कारण पूछा। उसने सुंगह्युक की तलवार मांगी, जिससे उसने एक्सप्लेनेशन मांगी। जवाब में उसने बताया कि उसने गहना में उसके पार्टनर का पता लगा लिया है, जिससे वह हैरानी में पड़ गई। उसने माना कि उसने पहले चुप रहना बेहतर समझा था ताकि झूठी उम्मीद न दे, लेकिन अब उसे सुंगह्युक को वापस लाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। मौके से प्रेरित होकर हाइगन ने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। उसने उसे क्राइंग वॉरियर की तलवार दी, एक हथियार जो ग्रॉलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ था, सिर्फ उसके असली मालिक द्वारा पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। जीहा ने उसे तुरंत पहचान लिया, जिससे हियाजिन इतनी हैरान हुई कि उसने पूछा कि उसे नाम कैसे पता है, जिससे उसने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी मास्टर कैट अप्रेजर के रूप में कन्फेस की। जब उसने तलवार उठाई, उसके भारी वजन से वह लगभग उसे गिरा ही देता और उसने समझाया कि इसमें संगह्युक की बहुत ज्यादा ताकत जैसा ईथर है। उसने उसे तलवार के लिए शुक्रिया कहा और बदले में अपनी अप्रेजल स्किल्स देने की पेशकश की, अगर उसे कभी जरूरत पड़े। उसने हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द कहे, जिससे उसका इरादा और मजबूत हो गया, और उसने वादा किया कि वह सुंगह्युक को वापस लाएगा जाने से पहले। जब वह घर पहुंचा एस्ट्रम के बचे हुए लोगों को चेक करने के लिए, डोगो और बियोम ने उसका दरवाजा रोक दिया। उनकी मौजूदगी पर हैरान होकर उसने पूछा कि वह वहां क्यों है, लेकिन वह सिर्फ एक दूसरे को पहले बोलने के लिए धक्का देते रहे। फिर डोगो ने अपना पैर थपथपाया, उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हुए, और दोनों साथ में ड्रीम फॉरेस्ट में चले गए। इसी बीच हान एक लोहे के दरवाजे पर रुका, यह पूछते हुए कि क्या यह हमेशा से वहां था। प्रिंस को याद आया कि उसने इसका इस्तेमाल भागने में किया था और ब्लैक लायन नाइट ट्रूप कभी यहाँ छिपती थी। एक निश्चित नजर मिलाते हुए वह अंदर चले गए। आगे जो भी था उसके लिए तैयार थे। जब वह धुंधली टनल से गुजर रहे थे, एडी ने समझाया कि माउंट एपिटो के नीचे ऐसे कई रास्ते हैं और अफवाह है कि यह एक खोई हुई जाति के निशान है। हान ने एडी से पूछा कि क्या उसने उसे इन टनल्स में ढूंढा था जब वह रहस्यमयी तरीके से गहना में दिखा था। एडी ने कंफर्म किया और उसे उसकी जान बचाने के एहसान चुकाने के लिए छेड़ने लगा। हान ने मजाक किया कि राक्षसों को मार देना काफी होगा, यहाँ तक कि अगले जिमार्क एम्पायर को गिराने का सुझाव भी दिया। उनकी बात रुक गई जब उन्होंने जमीन पर एक लाल एक्स देखा। हान ने उस जगह पर नॉक किया, आवाज देते हुए, लेकिन उनके बगल में जमीन गिर गई। वह उस खाली जगह में उतर गए। हान ने अपनी ईथर ब्लेड से रास्ता रोशन किया। अंदर और गहराई में सुनहरी रोशनी का एक घुमाव उनकी आंखों को एक सजावट वाली तलवार की तरफ खींचता है। ईडन स्कुल जम गया। यह एस्ट्रम किंगडम की लेजेंडरी सील है। हैरानी और बढ़ गई जब उसने सोचा कि यह गहना में कैसे पहुंची। जिस पल उसने उसे उठाया, सिस्टम ने जीहा को कंफर्म किया कि एस्ट्रम के प्रिंस एडिनस्काल ने सील हासिल कर ली है। इसने उसके पहले मिशन को भी सही ठहराया, एक आइटम को डंजन में सफलता से रखकर। एक फॉलो अप मैसेज दिखा, यह बताते हुए कि अब से कोई भी प्रिंस जो आर्क के प्रति वफादारी की कसम खाता है, अब उसके साथ प्रार्थना के जरिए बात कर सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्री का आशीर्वाद लेवल 3 तक बढ़ गया, जिससे बूस्टेड स्टैट्स और ज्यादा रेजिस्टेंस मिली। इसके साथ ही प्रोडक्शन ऑपरेशंस में 1.4 गुना बूस्ट, पुरानी भाषाओं को समझने की क्षमता और एक नया स्किल ऑब्जर्वेशन लेवल 1 मिला, जो उसे एक साथी की प्रगति का पता लगाने और उनकी शर्तें पूरी होने पर नए स्किल्स जगाने में मदद करता है। ग्रिफिन्स वैली पहुंचकर जीहा ने लैंडस्केप को स्कैन किया और दूर कुछ लोगों का झुंड देखा। एक नोटिफिकेशन चमक उठी। उसकी टेरोड्रोन स्क्वाड ने घाटी ढूंढ ली थी और ग्रिफिन्स का शिकार करने में उसकी मदद मांग रही थी। तुरंत एक्सेप्ट करते हुए उसने नीचे अनुशासित रैंक्स को देखा और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल ने उसके टेरोड्रोन नाइट के ऊपर एक प्रोग्रेस बार दिखाया। उसने सोचा कि अगर यह एक स्किल जगाता है तो कितना जबरदस्त हो जाएगा। उसकी आंखें छोटे वॉरियर्स की तरफ बदली, वहां भी ऐसे ही बार्स मिले। उसने ग्रिफन हंट का हुक्म दिया और ट्रूप्स में ईथर स्टोन के टुकड़े बांट दिए। अचानक डोगो पास आया, जोर से भौंकते हुए। जीहा घुटनों के बल बैठा चेक करने के लिए, लेकिन भेड़िया उसके बैकपैक पर कूद गया और हान की तलवार निकाल ली। सुनहरी एनर्जी ने भेड़िए को घेर लिया जब वह चिल्लाया,
नोटिफिकेशंस ने बताया कि ग्रोलर अपनी ताकत को देवताओं के मैसेंजर के रूप में वापस पाना चाहता है, सेफ हील से, लेकिन 2000 एसेंस के खर्चे पर। और अगर ये फेल हो गया तो एक प्राइमल स्टेट में वापस लौटने का खतरा भी है। जीहा ने बिना हिचकिचाए अपनी लगभग सारी एसेंस कुर्बान कर दी। सुनहरी रोशनी का एक तेज झटका भेड़िए को निगल गया और उसने अपनी आंखें ढक ली। जब सुनहरी चमक कम हुई, जीहा ने अपने हाथ नीचे किए और खुद को एक विशाल कॉस्मिक एक्सपेंस में पाया। उसके सामने ग्रोलर खड़ा था, अब एक शानदार ऊंचा भेड़िया। हाथ बढ़ाते हुए हीरो ने कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या यह अब भी उसका डॉगो है, लेकिन वह गुस्से से गुर्राया, उस घिनौने निकनेम से पुकारे जाने से मना करते हुए, यहाँ तक कि एक गॉड के अपोस्टल द्वारा भी। जब उसका इस रूप में समय खत्म हुआ, ग्राउलर ने जीहा से और मजबूत होने का आग्रह किया, उसे बच्चा कहकर, एक अनोखे प्यार के साथ। जब कॉस्मिक स्पेस गायब हो गया, वह वापस फॉरेस्ट में उतरा। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे फोकस्ड रहना है और मिली हुई गाइडेंस का सम्मान करना है। अपना फर्ज निभाने की कसम खाते हुए उसने नाइट को देखा, जो ग्रिफन हंट फिर से शुरू करने के लिए उसके निर्देशों का इंतजार कर रहा था। उसने अपने बैकपैक से स्पेल बुक निकाली और बुक में लिखना शुरू किया, जिससे अचानक ग्रिफिन फ्लॉक आ गया। इसी बीच एडिंस्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे एस्ट्रम किंगडम का नेशनल ट्रेजर, वह खोई हुई सील मिल गई है, इसे एक चमत्कार कहते हुए। हान को निराशा हुई, यह सोचते हुए कि यह उसके लिए एक नया हथियार था। बाद में यह जानते हुए कि हिचकिचाहट उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, उसने अभी एक्शन लेने का आग्रह किया, इससे पहले कि बैरन ग्रॉम उसके खिलाफ हो जाए। उसने किसी भी खतरे को संभालने की पेशकश की, लेकिन प्रिंस ने मना कर दिया। अपने लोगों के प्रति वफादारी से बंधा हुआ था, उनकी पिछली गलतियों के बावजूद। हान ने उसे चेताया कि उसकी दया सिर्फ और ज्यादा शोषण की तरफ ले जाएगी। एडी ने अचानक दूर कुछ देखा। हान ने उसकी नजर का पीछा किया, माउंट अपेटो को चमकते हुए देखने के लिए। उत्सुकता उन्हें आगे बढ़ने और जांच करने के लिए प्रेरित करती है। इसी बीच जीहा का ड्रीम फॉरेस्ट ग्रिफिन से भरा हुआ है। हालांकि प्टेरोड्रोन्स को संख्या में फायदा है। उनकी उड़ने की स्किल्स ग्रिफिन्स से पीछे हैं, क्योंकि वह तेज मोड़ लेने में मुश्किल महसूस करते हैं, जबकि ग्रिफिन्स आसानी से मैन्यूवर करते हैं। सिर्फ टेराड्रोन नाइट ही उनका मुकाबला करने में सक्षम लगता है। एक गुफा से और प्टेरोड्रोन्स झालों के साथ दिखाई दिए, जो थोड़ी देर के लिए ग्रिफिन्स को उलझा देते हैं। उन्हें ऊपर हाथ मिलता है, जब तक ग्रिफिन्स उन्हें झटक नहीं देते। एक नोटिफिकेशन चमकती है। टेराड्रोन नाइट की पोटेंशियल मैक्स हो जाती है, एक शॉकवेव स्किल जगाते हुए। यह एनर्जी का एक तेज झटका छोड़ता है, ग्रिफिन्स को आसमान से गिराते हुए। ग्रिफोन के गिरने की गरजदार आवाज अपेटो वैली में गूंजती है, एडी और हान तक पहुंचती है। उन्हें वही विशाल बीटल दिखता है जिसने पहले उनकी मदद की थी। उसने मिट्टी में एक घर बनाया और गांव की तरफ इशारा किया। अर्जेंसी को समझते हुए एडी ने बीटल को शुक्रिया कहा और उस एरिया को उसकी देखभाल में छोड़ दिया। दूर से देखते हुए जीहा को दुख हुआ। यह इनडायरेक्ट मदद ही वह अभी दे सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वह बचे हुए लोगों को सुरक्षित रखेंगे। वह जियन से मिलने के लिए गांव की तरफ बढ़े, लेकिन एक मरे हुए आदमी को देखकर ठंडे पड़ गए। ईडनस्कॉल ने तुरंत उस आदमी को बैरन ग्रॉम के सिपाहियों में से एक के रूप में पहचान लिया। हन ने मजाक किया कि यह जियान और वाओ का बदला है, जिससे एडी ने गुस्से से डांटा। प्रिंस को यकीन था कि बैरन ग्रॉम ने सेंट को हॉस्टेज बना लिया होगा। हन ने फिर से एडी की फियांसे के किडनैप होने का मजाक किया, जिससे उसे एक तेज चेतावनी मिली कि उसका मजाक निंदनीय है। सीरियस होते हुए हान ने पूछा कि जियन कहाँ हो सकता है। एडिंस्कल ने अंदाजा लगाया कि वह गांव के पास छिपा होगा, हान के विपरीत उसे लापरवाह होने के लिए ताना मारते हुए। इसी बीच गांव के गेट पर पकड़े हुए कैदियों की एक लंबी लाइन को अंदर ले जाया जा रहा है। गांव से सेलेना गार्ड से घिरी हुई बाहर निकलती है। पराजक ने रिपोर्ट किया कि प्रिंस कैदियों में नहीं था। ग्रैम को यकीन था कि वह जल्दी ही खुद उनके पास आ जाएगा। जेन को जमीन पर धकेल दिया गया जब मोटे आदमी ने प्रिंस पर अपने लोगों को छोड़ने का इल्जाम लगाया। जेन उसकी असली फितरत देखकर गुस्से से गुर्राया कि उसे अफसोस है कि उसने उसे पहले नहीं मारा। उसने जियान को फांसी देने और दूसरों को कैद करने का हुक्म दिया। सेलिना ने हिम्मत से चिल्लाया कि उन्हें आर्क के फैसले का सामना करना पड़ेगा। वह उस पर झपटी, लेकिन लड़खड़ाकर उसके पैरों में गिर जाती है। ग्रॉम झुकता है, उसकी ठोड़ी पकड़ता है, उसके भगवान को कमजोर कहता है और उससे कहता है कि वह उसकी वफादारी की कसम खाए, इससे पहले कि वह और कुछ कह पाए। उसकी पीठ पर एक तलवार आ जाती है। प्रिंस ईडनस्किल, जो उसके सिपाही के भेष में था, अपना मास्क हटाता है और कहता है कि वह अब अपने लोगों को कुर्बान नहीं होने देगा। परजक अपने आदमियों की तरफ दौड़ता है और उन्हें कुछ करने को कहता है, लेकिन वहां हान को पाता है जब वह अपना मास्क गिराता है। वह उस आदमी को नीचे खींचता है, उसे प्रिंस के पास घसीटता है और अपने साथियों को चेतावनी देता है कि जो भी विरोध करे उसे मारें। और जियन को बुलाता है कि यह नाटक अब खत्म हो गया है, उसे लड़ाई में शामिल होने का इशारा करता है। हालात तुरंत बदल जाते हैं। ग्रॉम और पारोजक को घसीटकर ईडनस्कल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। ग्रॉम अपनी कीमत बताता है, लेकिन ईडनस्किल उसे उस विश्वास की याद दिलाता है जो उसने तोड़ा था। अपनी तलवार उठाते हुए, जिसमें मशहूर निशान चमक रहा था, वह बैरन को हैरानी से देखता हुआ छोड़ देता है। पूरे विश्वास के साथ प्रिंस कसम खाता है कि वह इन जमीनों पर एस्ट्रम किंगडम को फिर से बनाएगा और गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। जीहा का इंटरफेस दूसरे मिशन की सफलता की पुष्टि करता है। बैरन ग्रॉम और मर्चेंट पारोजक को निकाल दिया गया है। तुरंत ही एक तीसरा मिशन शुरू हो जाता है।
प्रिंस एडिनस्कल, सही वारिस, और सेलिना, भगवान की दूत, ने अपनी भूमिका वापस ले ली है। नया मकसद है सर्वाइवर विलेज को बढ़ाना, जो किंगडम के फिर से जन्म का आधार बनेगा। मिशन के मकसद एक के बाद एक दिखाई देते हैं। पहला, सेंट टेस सेलिना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि वह बचे हुए लोगों में विश्वास फैला सके और बिना प्रार्थना के सीधी बात हो सके। दूसरा, प्रिंस ईडनस्काल, राजा की मोहर लिए हुए, को खुद को लायक साबित करना होगा ताकि वह अपने लोगों का विश्वास जीत सके। जीहा का काम है माउंट अपेटो को साफ करना, उसके कम से कम आधे मॉन्स्टर्स को खत्म करके और एक छिपी हुई जगह को भी ढूंढना। उसने वादा किया है कि इन परीक्षाओं को पूरा करने से उसके जंगल में एक रहस्यमयी पवित्र स्थल खुल जाएगा। जीहा देखता है कि गांव का विस्तार ही मुख्य मकसद है और उसे शक है कि धुंध वाले इलाके में ही वह पवित्र स्थल है। वह तय करता है कि बचे हुए लोगों को एक दिव्य संदेश के जरिए मार्गदर्शन देना होगा। वह फैसला करता है कि सेंटेस का कॉन्ट्रैक्ट पहले आएगा, लेकिन कुछ करने से पहले वह देखता है कि ग्रिफोन का हमला खत्म हो गया है। अपना ध्यान पिटेरोड्रोन्स की तरफ मोड़ते हुए वह उनके जीत के जश्न को देखता है। ग्रिफन की लाशों को हटाने का और फिर एसेंस स्टोन्स को बगीचे में ले जाने का हुक्म देता है। फिर बीटल्स उसे बड़े सुनहरे अंडे लाते हैं। वह समझता है कि यह हैच होने वाले ग्रिफन के अंडे हैं, जिससे वह इस संभावना से उत्सुक भी होता है और अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों से बोझ भी महसूस करता है। एक नोटिफिकेशन जीहा को अलर्ट करता है कि प्टेरोड्रोन्स ने दुर्लभ खनिज मिथ्रिल ढूंढ लिया है और उनकी सेना में एक नया सदस्य, प्टेरोड्रोन वर्कर, शामिल हो गया है, जो चीजें इकट्ठा करने, खनन और बनाने में माहिर है। छोटा वर्कर गर्व से उसे एक नया खोदा हुआ खनिज देता है और इनाम पाता है। फिर उसे एक मध्यम या उससे ज्यादा दुर्लभ आर्टिफैक्ट चुनने का मौका मिलता है, या वह वर्कर्स की संख्या दुगनी कर सकता है या 5000 एसेंस ले सकता है। वह चाकू के बारे में ज्यादा उत्सुक है, इसलिए वह आर्टिफैक्ट चुनता है। वह देखता है कि एक दुर्लभ मिथ्रिल चाकू प्रकट होता है। उसकी रोकने की शक्ति और न टूटने वाली प्रकृति उसे आगे की लड़ाई लड़ने वालों के लिए बेहतरीन बनाती है। स्पेल कास्टिंग दुश्मनों के खिलाफ उसकी शक्ति देखकर, जो सन यंग जैसे ओरिगामी हंटर्स के लिए सबसे अच्छा है, वह उसे यह तोहफा देने का फैसला करता है। टेराड्रोन नाइट वापस आता है, गर्व से अपने पंख दिखाता है जो नए मिथ्रिल से ढके हुए हैं, जीहा को खुश करते हुए। इन सब विकास के बाद जीहा का ध्यान सर्वाइवर विलेज के जरूरी मसले की तरफ जाता है। सीन बदलता है। गांव वाले आग के चारों तरफ इकट्ठा हैं, अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। हन, जियान और एडी उस प्लान पर सोच रहे हैं जिसने उन्हें शोषणकारियों को पकड़ने में मदद की थी, लेकिन हान इस बात पर नाराजगी जताता है कि उसे सब कुछ बताया नहीं गया था। फिर बात कैदियों की तरफ जाती है, जब वह बैरन ग्रोम और परोजक के नसीब का फैसला करते हैं। प्रिंस कल उन्हें निकाल देने का अपना फैसला बताता है, जिस पर हान चेतावनी देता है कि वह बदला लेने वापस आ सकते हैं और उन्हें मार देने का सुझाव देता है। एडी उनकी पिछली अच्छाई की याद दिलाकर इस बात को टाल देता है। चिंता अब खाने की कमी की तरफ जाती है, जिससे एड और स्काल को उत्तर की तरफ एक व्यापार मार्ग और जंगली एल्व्स के साथ बात करने की योजना बनानी पड़ती है। सेलेना उनकी तरफ दौड़ती है, प्रिंस से कुछ देखने का आग्रह करती है। वह प्रार्थना करती है, हवा में सुनहरे अक्षर प्रकट करती है। जेहान उसे जोर से पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि शाही परिवार के वारिस को भगवान के दूत के मार्गदर्शन का पालन करना होगा। सेलेना बताती है कि अपोस्टल ऑफ आर्क ने उसे यह संदेश दिया है। सेलेना की प्रार्थना से सेंटेस का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत पक्का हो जाता है। उसका विश्वास 100% तक पहुंच जाता है, जिससे जीहा को दिव्य संदेश के जरिए उससे सीधी बात करने की शक्ति मिलती है। हान सोचता है कि सुनहरा संदेश शायद उस बड़े बीटल के बारे में हो, जिसकी चमक को एडी ने आर्क के रंग से मिलाया था। यह सुनकर सेलिना उस जीव के बारे में पूछती है और हान उसकी पिछली लड़ाई में मुख्य भूमिका बताता है, जिससे उन्हें लगता है कि आर्क शायद उनका ख्याल रख रहा है। वह उससे कहता है कि वह अपोस्टल्स से मदद मांगे ताकि उसे गेहेना से बाहर निकालकर उसके घर वापस भेजा जा सके, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है। यह मामला सुलझने के बाद जीहा अपना ध्यान उन्हें पिरोजक के छिपे हुए खाने के भंडारों तक ले जाने पर लगाता है, क्योंकि टेरोड्रोन नाइट का गेहेना में एक अपोस्टल के रूप में समय कम हो रहा है। बगीचे में वापस जीहा डोगो और बायम को बुलाता है, लेकिन उसे याद आता है कि डोगो अभी भी गेहेना में है, जिससे बायोम परेशान हो जाता है। फिर वह सुनहरे एसेंस का एक ढेर देखता है जो उसने मिरविकी पर ग्रिफिन की स्ट्रैटेजी पोस्ट करके कमाया था। इसी बीच ग्रिफिन वैली डंजन में सन यंग की टीम मिरर विकी पर स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रही है। वह चमकते हुए पन्नों का एक झुंड छोड़ती है जो जाल जैसा फंदा बनाकर ग्रिफिन्स पर गिरता है। उनकी उड़ान बीच में ही अचानक रुक जाती है और वह नीचे गिर जाते हैं। हायागेन अंदर घुसता है, अपनी तलवार के हमले से जमीन पर गिरे ग्रिफिन्स को काट देता है। ग्रुप हैरान है कि मिरर विकी के वॉक थ्रू ने लड़ाई को कितना आसान बना दिया। हुयन फिर अचानक एक आग का तूफान छोड़ती है, अपने साथियों को चौंका देती है। वह उसे मैदान में अपनी मौजूदगी की याद दिलाते हैं, लेकिन वह उन्हें वहां खड़े रहने पर चिढ़ाती है। जमीन अचानक हिल जाती है, एक चट्टान पहाड़ी से गिर जाती है, अपने पीछे एक छिपी हुई गुफा दिखाती है। गुफा के अंदर वह सोच रहे हैं कि यह एक छिपा हुआ डंजन हो सकता है। हीजिन जल्दी से जांच करने और वापस लौटने को कहती है, जबकि ह्वायोन मिलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ने पर जोर देती है, लेकिन सोर्ड विच सावधानी पर अडिग रहती है। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, गंगबेक गलती से एक जाल चला देता है, घायल होकर गिर जाता है। हीलर उसकी देखभाल करती है, दूसरों को और जालों के लिए चेतावनी देती है।
सून यंग उसके नीचे एक मैजिक सर्कल देखती है और जब वह उसे उसकी जांच करने के लिए कहती है, उन्हें पता चलता है कि यह वही सर्कल है जो उन्हें पहले मिला था। इसी बीच गहना में बैरन ग्रॉम और पारोजक को गांव के चौक में घुमाया जाता है। जियन प्रिंस के निकाल देने के फैसले पर सवाल उठाता है, न कि मार देने पर, लेकिन एडेंस्कल अपने फैसले पर अडिग है। जब ग्रॉम उसे धमकाता है, एडेंस्को की तलवार उसकी गर्दन पर चमकती है, एक जानलेवा चेतावनी के साथ कि अगर उसने कभी उसके लोगों को परेशान किया तो वह उसे मार देगा। दोनों निकाल दिए गए लोगों को फिर छोड़ दिया जाता है और वह भाग जाते हैं, बदला लेने की कसम खाते हुए। बाद में हान प्रिंस की नरमी पर सवाल उठाता है, लेकिन जियन उसे चेतावनी देकर चुप करा देता है। जी हाँ, देखते हुए दयालु प्रिंस की मदद करके गर्व महसूस करता है। ओगर के गिरने के बाद माउंट अपाइडो पर बढ़ते खतरे को महसूस करते हुए वह खुद को रास्ता दिखाने के लिए गॉड्स अपोसल स्किल को एक्टिवेट करता है। इसलिए वह प्टेरोड्रोम नाइट को बचे हुए लोगों की रक्षा करने का काम देता है। गांव में एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल दिखाई देता है। नाइट उसका उपयोग सीधे गहना टेलीपोर्ट होने के लिए करता है। गांव वालों को चौंका देता है, यह समझते हुए कि यह भगवान का दूत हो सकता है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है। लीडर ग्रुप को जंगल से उत्तर की तरफ सुरक्षित दूरी पर पीछे चलने का हुक्म देता है। ग्रिफिन वैली में बीटल्स की भूमिका याद करते हुए वह अनुमान लगाते हैं कि उसे कुछ ऐसा पता होगा जो उन्हें नहीं पता। वह सोच रहे हैं कि जिस रास्ते पर वह जा रहे हैं वह वही हो सकता है जिसका उपयोग पेरोज्जक व्यापार के लिए करता था। हान एक बेहतर हथियार ढूंढने की उम्मीद जताता है। तभी नाइट एक पहाड़ी के नीचे रुक जाता है। वह हैरानी से देखते हैं जब अचानक नाइट चट्टान को तोड़ देता है, एक छिपी हुई रुकावट दिखाता है, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। चौंक कर हान नाइट पर चिल्लाता है, लेकिन एडी उसे बीटल के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए डांटता है। नाइट को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए प्रिंस भरोसा दिलाता है कि वह खुद आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए बीटल उड़ जाता है। कुछ देर बाद बाकी पार्टी पहुंचती है, शोर से चिंतित, लेकिन प्रिंस उन्हें शांत करता है। हन फिर जियन को अंदर ले जाता है जांच करने के लिए, जहां उन्हें छिपे हुए खाने के भंडार और क्रेट मिलते हैं जो बैरन ग्रॉम और पारोजक की गद्दारी का सबूत है, और यही वजह थी कि गांव वाले भूखे मर रहे थे। हन वापस दौड़ता है प्रिंस को उनकी खोज के बारे में बताने के लिए, उन संसाधनों के बारे में जो भूखे गांव को कई हफ्तों तक चला सकते हैं। प्रिंस को राहत मिलती है, उनकी सबसे जरूरी समस्या हल हो गई है, जबकि जियन उन्हें जल्दी से निकलने को कहता है, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स करीब आ जाएं। हान कोई हथियार न मिलने पर निराश होकर घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने के बारे में सोचने लगता है। ईडन स्कुल उसकी मदद की पेशकश करता है। इससे पहले कि वह आगे की योजना बना पाए, एक बहुत बड़ा भेड़िया अचानक निकलता है, गांव वालों के ऊपर खड़ा हो जाता है। डर फैल जाता है, गाड़ियां छोड़ दी जाती हैं और भीड़ बिखर जाती है। हन तुरंत समझ जाता है कि इस इलाके में मॉन्स्टर्स की कमी इस शिकारी की मौजूदगी की वजह से थी। एड और स्काल और हान अपनी तलवारें निकालते हैं। प्रिंस एक रणनीति बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हान उसे याद दिलाता है कि एक नेता का फर्ज अपने लोगों की रक्षा करना है। उससे लोगों को निकालने का आग्रह करता है, जबकि वह उस जानवर को रोके रखेगा। जैसे ही गांव वाले अपने नेता के हुक्म पर भागते हैं, हान भेड़िए का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। एक अचानक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, द हाउलिंग वंस ट्रायल शुरू होता है। उलझा हुआ हान सोचने का समय नहीं मिलता। भेड़िया हमला करता है, उसे लड़ाई में धकेल देता है। हान और ग्रोलर के बीच की परीक्षा बहुत कठोर हो जाती है, क्योंकि जानवर के जोरदार हमले उसे पीछे धकेल देते हैं। ये समझते हुए कि यह कोई मामूली टेस्ट नहीं है, हान एथर ब्लेड को एक्टिवेट करता है और उसकी तलवार ऊर्जा से चमकने लगती है। हमला करता है, लेकिन भेड़िया बच निकलता है और एक पंजे के हमले से टकराता है, जो उसे जंगल में दूर फेंक देता है। लड़खड़ाते हुए उठकर हान समझता है कि मॉन्स्टर की ताकत कम से कम डिजास्टर ग्रेड की है। उसी समय गॉब्लिन जैसे जीव सप्लाई कार्ट पर टूट पड़ते हैं, गांव वालों और नाइट्स को लड़ते हुए गांव की सुरक्षा में वापस जाने पर मजबूर करते हैं। हालांकि ईडन स्कल दूसरों की मदद कर रहा है, उसे लगता है कि उसे भेड़िए के खिलाफ जानलेवा परीक्षा में हान की मदद करनी चाहिए। जीहा भी घबरा जाता है जब वह देखता है कि उसकी गॉड्स अपोसल स्किल अभी भी 22 घंटे के कूलडाउन पर है, और समझता है कि वह उसकी परीक्षा के बचे हुए 4 मिनट तक दखल नहीं दे सकता। वह सोचता है कि यह जरूरी क्वेस्ट क्या है, क्योंकि धुंध उससे सब कुछ छिपा रही है। ग्राउलर फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन हान मुश्किल से बच निकलता है और सोचता है कि यह जीव कहां से आया है, क्योंकि यह उसे पूरी तरह से जोश में ला रहा है। अपना हेस्ट स्पेल एक्टिवेट करते हुए हमारा शक्तिशाली हंटर नई तेजी के साथ भेड़िए पर हमला करता है। जैसे ही वह करीब आता है, भेड़िया उस पर झपटता है, लेकिन हन आगे पलक झपकता है, उसके ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है, जानवर को खाली हवा में झपटने के लिए छोड़ देता है। वह अपनी तलवार के साथ नीचे गिरता है, एक साफ हिट का पक्का है, लेकिन भेड़िया आखिरी पल में एक तरफ हो जाता है। उसकी तलवार जमीन में टकराती है, उसे खुला छोड़ देती है, और ग्रोलर का पंजा उस पर टकराता है, उसे जोर से एक पेड़ पर फेंक देता है। हन खुद को उठाता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि जानवर शांत, नियमित कदमों से करीब आ रहा है। हाउलिंग वन अपना फैसला सुनाता है कि हान में उसके वंश की ताकत की कमी है और वह उसकी शक्ति का उपयोग करने के लायक नहीं है, लेकिन हान हार मानने से मना कर देता है, जानवर के फैसले को ठुकरा देता है।
उस शक्तिशाली जानवर को कुत्ता कहता है। यह अपमान ग्रोलर के गुस्से को भड़का देता है और उसका पंजा नीचे गिरता है, उसे अपने वजन के नीचे कुचल देता है। हांस के विचार तेजी से दौड़ते हैं। वह यहाँ मर नहीं सकता जब उसकी दुनिया में कोई उसका इंतजार कर रहा है। भेड़िए के जबड़े उसकी तलवार पर बंद होते हैं, उसे एक टहनी की तरह तोड़ देते हैं। फिर बिल्कुल आखिरी पल में एक अचानक नोटिफिकेशन गूंजता है। परीक्षा खत्म हो गई है। हान ने हाउलिंग वंस का टेस्ट पास कर लिया है। ग्राउलर घुर्राता है, अपनी ही नरमी पर निराश, और उसे सिर्फ एक किसान कहता है जो किस्मत से बंधा है, जिसे बस एक और मौका मिला है। जीव उसे इतना मजबूत होने को कहता है कि वह भेड़िए का नाम उठा सके। परीक्षा पास करने के इनाम के रूप में भेड़िया अपनी शक्ति से एक तलवार प्रकट करता है। जैसे ही वह नीचे आती है, हान की आंखें बड़ी हो जाती हैं। यह उसकी अपनी तलवार है, वही तलवार जो उसने एक बार डंजन के इनाम के रूप में जीती थी। यह उसे सेंटेस के शब्दों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है कि क्या सच में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। लेकिन गांव वालों की चीखें उसके विचारों को चीर देती हैं और वह एडी और दूसरों के पास जल्दी वापस जाने का फैसला करता है। परीक्षा पूरी होने के साथ ग्रोलर का विशाल रूप गायब हो जाता है। एक छोटा प्यारा भेड़िया बनकर जीहा के पास वापस आता है। वह खुद को रोक नहीं पाता। वह उस छोटे भेड़िए को अपनी बाहों में उठा लेता है, उसकी प्यारी सूरत पर हैरान होता है और एक बार के डरावने जानवर को खेलते हुए प्यार से भर देता है। प्रिंस और उसका नाइट गांव के दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं जब गॉब्लिन की सेना उनका पीछा करती है। एक बहुत बड़ा गॉब्लिन लॉर्ड सेना में से निकलता है। ईडन स्केल हमला करता है, दुश्मनों को तेजी से काटकर उनकी रफ्तार कम करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन लॉर्ड दरवाजे तक पहुंच जाता है। जानवर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि गांव वाले अंदर से उसे बंद रखने की कोशिश करते हैं। सेना करीब आती है और उनका मास्टर अपने हथियार में अंधेरी ऊर्जा इकट्ठा करता है, एक शक्तिशाली हमले की तैयारी करता है। उसी फैसले वाले पल में हान ग्रोलर पर सवार होकर आता है। अपनी मशहूर तलवार के एक ही वार से गॉब्लिन लॉर्ड का सिर कट जाता है और सेना बिखर जाती है। ईडन स्केल अपने बगल में भेड़िए को देखकर हैरान एक सफाई मांगता है। हन नीचे उतरता है और बताता है कि जानवर ने उसे परखा था, लेकिन उसकी किस्मत को पहचान लिया और वह तलवार वापस कर दी जो उसने पहले दूसरी दुनिया में जीती थी। इसे साबित करने के लिए वह ग्रोलर को उसकी बुलाई हुई अवस्था से छोड़ देता है। भेड़िया चमकदार रोशनी में घुल जाता है जब वह उसे जानवर नहीं बल्कि अपना रक्षक कहता है। वह सोचता है कि यह तलवार जो भेड़िया उसकी दुनिया से लाया है उसके वापस जाने का राज हो सकती है। एड और स्काल हान के विश्वास के साथ मुश्किल रिश्ते के बारे में बड़बड़ाते हैं, लेकिन यह पल छोटा पड़ जाता है जब सेंटेस चिंता में दरवाजे से दौड़ती है। प्रिंस उसे भरोसा दिलाता है कि सब सुरक्षित है और वह शुक्रगुजारी में उसका हाथ पकड़ती है। हन उसकी तरफ एक मजाकिया ताना मारता है। वेरिया जवाब देती है और साथ में वह हल्के मूड में गांव वापस लौटते हैं। जी हाँ, अभी भी उन्हें देखते हुए डोगो को गोद में लिए चुपचाप कसम खाता है कि वह एक दिन हान को घर वापस लाएगा। देन दे रिटर्न टू द फॉरेस्ट वेयर बायोम अवेट्स। छोटे हुए भेड़िए को देखकर बिल्ली उसकी गर्दन से पकड़ लेती है। उसके विरोध के बावजूद उसे मजाक उड़ाती है कि उसने आखिरकार कुछ काम का किया। बियोम उसे जमीन पर गिरा देता है, उसे ठीक होने पर ध्यान देने को कहता है। वह ग्रोलर को थपथपाता भी है, हालांकि भेड़िया इस अनचाहे प्यार से नफरत करता है। बाद में जीहा की गोद में सिमटकर बायोम सुनता है जब जीहा अपनी थ्योरी बताता है। वर्ल्ड ट्री ने खुद ग्रोलर को श्योंग ह्यूक को तलवार देने के लिए रास्ता दिखाया होगा। जीहा कल हाइजिन के साथ यह बात शेयर करने का फैसला करता है, लेकिन यह फैसला घंटियों की बजती आवाज से रुक जाता है। परेशानी की उम्मीद करते हुए वह उसे खोलता है। सिर्फ अपनी बहन और उसके दोस्तों को ही नहीं बल्कि हयाजिन और हवायान को भी पाता है। हालांकि गिल्ड लीडर उसे दरवाजा खोलने में देर करने के लिए घूरता है। वह जल्दी से उन्हें अंदर ले जाता है। जीहा पूछता है कि क्या सुबह के क्वेस्ट ने उन्हें यहाँ लाया है, लेकिन ग्रुप जोर देता है कि उनकी मुलाकात ज्यादा जरूरी है। उसकी बहन उसे मैजिक सर्कल का स्केच दिखाती है और हायागिन बताती है कि उन्हें उसका डुप्लीकेट एक डंजन के अंदर मिला जहाँ ग्रिफिन्स दिखाई दिए थे। ग्रिफिन्स का जिक्र सुनकर जीहा समझता है कि यह वही सर्कल है जिसका उपयोग एक बार टेरोड्रोन्स ने किया था। हुयन गर्व से याद करती है कि कैसे उसके इन्फर्नो कैनन ने छिपे हुए कमरे को उजागर किया था। हालांकि उसके टीममेट्स इस प्रक्रिया में लगभग भुन जाने की शिकायत करते हैं। जीहा उठता है और एक पल के लिए पूछता है। वह 7 बड़े एसेंस स्टोन्स को टेबल पर घसीट कर लाता है, उनमें से हर एक को एक लेने का आग्रह करता है। हीजुन हैरानी से देखता है, उसने कभी इतने बड़े नमूने नहीं देखे थे। वह बताता है कि उन्हें मैजिक सर्कल पर रखने और उसमें माना डालने से गहना का एक पोर्टल खुल जाएगा। वह उनसे कहता है कि वह उसका उपयोग हन सेउंग ह्यूक को वापस लाने के लिए करे और सोडविच पर नेतृत्व का भरोसा करते हुए भावुक फिर भी दृढ़ वह गर्व से जिम्मेदारी स्वीकार करती है। जल्दी ही वह डंजन के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं, काम को पूरा करने के लिए तैयार। बगीचे में वापस वह देखता है कि अब जब मॉन्स्टर्स चले गए हैं तो घाटी खुशहाल हो रही है और सोचता है कि क्या गांव वाले जल्द ही यहाँ बस सकते हैं। फिर भी शांति कमजोर है। मैदानों से भागते हुए मॉन्स्टर्स माउंट अपेटो पर फिर से इकट्ठा हो गए हैं। उसके विचार रुक जाते हैं जब वह देखता है एडी और हान को अकेले गॉब्लिन से घिरा हुआ। निराशा के बजाय वह आत्मविश्वास दिखाते हैं। हांस ग्राउलर को बुलाता है, उसका नाम वुल्फी रखता है। हालांकि जीहा इस नाम पर शर्मिंदा होता है। जानवर पर सवार होकर हन आगे बढ़ता है, एक ही वार में गॉब्लिन्स को काट देता है।
उसकी कला यह याद दिलाती है कि वह क्यों एक टॉप रैंक्ड हंटर है। प्रिंस एडिंस्कल उसके साथ कदम मिलाता है। उसकी तलवारबाजी हान की अपनी टक्कर की है। उनका मिलकर किया गया हमला सेना को बिखेर देता है। जब तक हान एडी को बुलाता है, जो भारी लड़ाई में फंसा हुआ था, प्रिंस उसे आगे बढ़ने का हुक्म देता है, जबकि वह पीछे रहकर आगे बढ़ने वालों को कवर करेगा। मॉन्स्टर्स एक और हमले के लिए फिर से इकट्ठा होते हैं। एडी संख्या में कम होने के बावजूद अपनी जगह पर डटा रहता है, जब तक ऊपर से एक हलचल उसकी आंखों में नहीं आती। एक विशाल टेरोड्रोन नीचे आता है, उसकी केप पकड़ता है और उसे दुश्मनों से दूर ले जाता है। जी हाँ, इस पल गॉड्स अपोस्टल स्किल को बर्बाद न करने का फैसला करता है जब सब कुछ कंट्रोल में लगता है। हान और वुल्फी पीछा करते हैं, बीटल्स की उड़ान का पीछा करते हुए, जब तक माउंट एपिटो दिखाई नहीं देता। एडी नीचे देखता है, इस बात से आश्वस्त होता है कि हान उसके साथ चल रहा है। वह मुश्किल से बीटल को धन्यवाद का एक शब्द कह पाता है। इससे पहले कि वह नीचे उतरता है, उनके नीचे आने की रफ्तार बढ़ाता है। वह हान से पहले जमीन पर गिरते हैं। एडी सीधा खड़े रहने के लिए लड़खड़ाता है। हान कहता है कि गांव वाले उड़ने के आदी नहीं है, लेकिन पटेरोड्रोन उसे नजरअंदाज करता है और फिर से उड़ जाता है। हान वुल्फी को थोड़ी तारीफ के साथ छोड़ देता है, फिर एडी की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि वह उसे वाइल्ड एल्व्स के पास क्यों लाया जब उसकी ताकत लड़ाई में है, कूटनीति में नहीं। एडी जवाब देता है कि वह खुद बात करेगा, लेकिन हान को मौजूद रखना चाहता है अगर एल्व्स अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर उसे घर वापस भेजने का कोई रास्ता जानते हों। हान उसे चिढ़ाता है कि वह उससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन है, लेकिन मजाक तुरंत खत्म हो जाता है जब एक तीर अचानक उनके पास से गुजरता है। ऊपर पेड़ की शाखाओं से एक एल्फ उन्हें रुकने का हुक्म देता है। एड और स्काल आगे बढ़ते हैं, माउंट अपेटो पर एक सर्वाइवर विलेज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उनके साथ बात करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन एल्व्स सिर्फ अपने तीर कमान निकालते हैं, घोषणा करते हैं कि वह अब इंसानों से कोई लेना देना नहीं रखते और उन्हें जाने का हुक्म देते हैं। ईडन स्कल अपनी तलवार निकालता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है। हान को चौंका देता है जब और एल्व्स निकलते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। हान उसे उनसे लड़ाई शुरू करने से पहले 2 बार सोचने को कहता है, लेकिन वह आदमी अपनी पहचान एस्ट्रम प्रिंस के रूप में बताता है, अपनी तलवार को सबूत के रूप में पेश करता है। एल्फ मोहर की जांच करता है और तुरंत उसे अपने दुश्मनों ग्रॉम और पारोजक से जोड़ता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह प्रिंस के गले पर एक तलवार रखता है, आत्मसमर्पण की मांग करता है। ईडन स्कॉल जोर देता है कि वह सुधार करना चाहता है और ग्रॉम और पेरोजक के अपराधों की निंदा करता है, लेकिन एल्फ नेता उस पर उनके लोगों को खतरे में डालने का इल्जाम लगाता है, उनका खाना चुराकर। कोई और विकल्प न देखकर एडी अपनी तलवार गिरा देता है और हान को मानने का इशारा करता है। एल्व्स फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उन्हें बांध देते हैं। दोनों को फैसले के लिए गांव की तरफ ले जाते हैं। जंगली एल्फ गांव से जंजीरों में ले जाते हुए हान के शक हर कदम के साथ बढ़ते जाते हैं। वह उनके आत्मसमर्पण के फैसले को कोसता है, सोचता है कि लड़ाई के बाद बात करना ज्यादा सुरक्षित होता। एडी हालांकि शांत रहता है, एल्व्स के फैसले पर भरोसा करता है और मानता है कि उन्हें समझाने का मौका मिलेगा। गार्ड्स उन्हें एक मजबूत सेल में फेंक देते हैं। हन गुस्से में है, प्रिंस का पीछा करने का अफसोस करता है, जबकि एडी उसे आश्वस्त करता है, इशारा करता है कि अगर भागना जरूरी हो गया तो वह कभी भी सलाखों को तोड़ सकता है। हन आखिरकार आराम करने के लिए लेट जाता है, जबकि एडी सतर्क रहता है, सोचता है कि ग्रॉम और पारोजक ने ऐसा क्या किया था जिससे उन्हें इतनी नफरत मिली। जैसे ही रात होती है, उत्सुक छोटे एल्व्स सेल के बाहर इकट्ठा होते हैं, इंसानों के दुर्लभ दृश्य पर फुसफुसाते हैं, लेकिन जल्दी ही बड़े एल्व्स उन्हें कठोर शब्दों से भगा देते हैं। कुछ देर बाद आर्चर एल्डर एल्फ को उनक सेल तक ले जाता है। एल्डर एक नजर डालता है और तुरंत प्रिंस को पहचान लेता है। वह गार्ड्स को कैदियों को छोड़ने का हुक्म देता है, कहता है कि एड और स्कैल अगर सच में चाहते तो आसानी से भाग सकते थे। ईडन स्कल पहचान से चौंक कर पूछता है कि एल्डर उसे कैसे जानता है, सिर्फ यह सुनने के लिए कि उसने एक बार अपनी जवानी में प्रिंस को दूर से देखा था, तब जब एस्ट्रम ने एल्व्स से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था। जब पूछा जाता है कि वह क्यों आए थे, एडी ग्रॉम और पेरोजक के कामों के बारे में सफाई मांगता है। क्रॉइडल आर्चर उस पर गुस्सा करता है, पक्का है कि प्रिंस नाटक कर रहा है, लेकिन वह शांति से बताता है कि वह जिम्मेदारी लेने आया है, भले ही उसे न पता हो कि उन्होंने क्या अपराध किए थे। एल्डर उन पर और जोर देता है और एडी बताता है कि कैसे माउंट अपेडो के बचे हुए लोग लगभग भूखे मर गए थे क्योंकि ग्रॉम और पेरोजक ने खाना छिपा रखा था जो उन्हें निकालने के बाद ही मिला। एल्डर को याद आता है कि पहाड़ मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था, लेकिन हान जवाब देता है कि उन्होंने बड़े बीटल की मदद से उनमें से ज्यादातर को पहले ही साफ कर दिया था, हालांकि कुछ अभी भी बचे हैं। फिर भी एल्व्स को शक था। ग्रॉम और परोजक ने दावा किया था कि उनके लोग माउंट अपेटो से थे ही नहीं, बल्कि टेल्स रिवर के उत्तर से थे, जहां से उन्होंने उनसे खाना लिया था। यह बात ब्लॉन्ड नाइट को याद दिलाती है कि निकलते वक्त निकाल दिए गए लोग कितने आत्मविश्वास में थे। यह साफ था कि उनके पास एक बैकअप प्लान था। क्रॉइडल एल्डर को चेतावनी देता है कि वह फिर से धोखा न खाए, लेकिन प्रिंस इस सबको गलतफहमी कहता है और कहता है कि वह व्यापार के रास्ते फिर से खोलेगा और मॉन्स्टर्स को भगा देगा। लेकिन व्यापार की बात सुनकर एल्व्स उलझ जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कोई व्यापार कभी हुआ ही नहीं, जबकि ईडन स्कॉल ने कहा था कि उसने बदले में मिनरल्स और हल्टी भेजे थे। अब सब कुछ समझ आने लगता है।
एल्डर मान जाता है। उसे शक है कि नदी के उत्तर में कोई तीसरा आदमी है जहां ग्रॉम और पेरोजक ने सामान को मोड़ दिया होगा। फिर भी शक अक्ल से ज्यादा है और एल्व्स उन पर भरोसा नहीं करते। प्रिंस एडिनस्कॉल अपनी बेगुनाही साबित करने का रास्ता पूछता है। एल्डर वह हॉल मांगता है जो कभी एल्व्स को देने का वादा किया गया था और कहता है कि प्रिंस यहाँ अमानत के तौर पर रुकेगा, जबकि हान जो सिर्फ दूसरी दुनिया से है वह उसे लाने के लिए जा सकता है। हन हैरान है कि एल्व्स उसके दूसरी दुनिया से होने के बारे में जानते हैं और वह समझाते हैं कि वर्ल्ड ट्री के साथ उनका रिश्ता उन्हें दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में पता चलने देता है। उसे एहसास होता है कि एडी उनकी समझदारी के बारे में सही था। वह शर्तें मान लेता है। जाने से पहले हान अपनी तलवार वापस मांगता है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद एल्व्स उसे वापस कर देते हैं, लेकिन उसे चेतावनी देते हैं कि कोई भी लापरवाही प्रिंस की जान ले लेगी। हान कहता है कि एडी की ताकत उनके सोच से ज्यादा है, लेकिन क्रॉयडल इस बात पर हंसी उड़ाता है कि कोई इंसान उससे आगे निकल सकता है। तभी मिस्टर बीटल आसमान से नीचे आता है और एल्व्स घबरा जाते हैं, उसे प्टेराड्रोन के रूप में पहचानते हुए, जो वर्ल्ड ट्री के मशहूर वर्कर्स थे जिन्हें बहुत पहले खत्म माना जाता था। इसी बीच जीहा देखता है कि जैसे ही हान और प्रिंस एडेंस्कल आते हैं, वाइल्ड एल्फ गांव खुल जाता है। कई नोटिफिकेशंस इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब वह इस नए इलाके में जा सकता है। एबिलिटीज के काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन चौथा मिशन, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द वाइल्ड एल्फ, तब तक बंद रहता है जब तक सर्वाइवर विलेज के क्वेस्ट्स पूरे नहीं हो जाते, जिसका मतलब है कि उसे पहले मेट अपाइडो के मॉन्स्टर्स से निपटना होगा। वाइल्ड एल्फ विलेज में वापस हान प्टेरोड्रोन्स का स्वागत करता है। जीहा के हुक्म पर काम करते हुए प्टेरिड्रोन नाइट एल्फ एल्डर को एक बहुत बड़ा मिथ्रिल क्रिस्टल देता है। एल्व्स हैरत से जम जाते हैं, सिर्फ क्रिस्टल से नहीं बल्कि लेजेंडरी प्टेरोड्रोन्स की इन बाहर वालों के प्रति वफादारी देखकर। प्टेरोड्रोन नाइट एक तरफ इशारा करता है, हरी जड़ी बूटियों के झुंड की तरफ, यह इशारा करते हुए कि वह उन्हें लेना चाहता है। यह जड़ी बूटी उसके मालिक के मिशन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हान को घर वापस भेजा जा सके। एल्डर के हुक्म पर आजाद होकर हान और एडी बाहर निकलते हैं, लेकिन क्रॉयडल की एडी के प्रति दुश्मनी से तकरार होने वाली होती है। हन बीच में आता है चीजों को शांत करने के लिए, लेकिन उसे एक तरफ हटा दिया जाता है। उसी पल एल्डर हान की तलवार वापस करता है। मौके का फायदा उठाते हुए ईडेंस्किल नर्मता से पूछता है कि क्या उसके साथी का, जो 3 साल पहले इस दुनिया में आया था, वापस जाने का कोई मौका है। एल्डर जवाब देता है कि वर्ल्ड ट्री अभी भी एक रास्ता खोल सकता है, उसे उसी तरह वापस भेज सकता है जैसे वह पहले आया था। ईडेंस्काल को हान के आने का दृश्य याद आता है। वह नदी के पास बेहोश पड़ा था, शाही महल के खंडहरों के करीब। एल्डर समझाता है कि असली लिंक वर्ल्ड ट्री की जड़ों में है। वह बताता है कि हान की दुनिया और उनकी दुनिया अलग अलग हैं, जो एक ही पुरानी जड़ से जुड़ी है, और जब ट्री से एनर्जी गुजरती है तब यह मिलते हैं। वह माउंट अपेटो को ऐसे ही एक मिलने वाले पॉइंट के रूप में बताता है। वह बताता है कि माउंट अपेटो ऐसे ही एक रास्ते के आखिर में है, जिससे यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहां दूसरी दुनिया के लोग कभी कभी दिखाई देते हैं। क्योंकि उन्होंने प्टेरोड्रोन से दोस्ती कर ली है, वह उनकी मदद लेने का सुझाव देता है, क्योंकि वह वर्ल्ड ट्री के वर्कर्स हैं और उसकी जड़ों के साथ सफर कर सकते हैं। हान को टेराड्रोन्स के ट्रांसपोर्ट सर्कल का इस्तेमाल याद आता है और उसे एहसास होता है कि वह उसे वापस भेज सकते हैं। एडी शुक्रिया अदा करता है और एल्डर की सलाह मान लेता है। बात मॉन्स्टर्स द्वारा रोके गए व्यापार के रास्तों पर चली जाती है। हालांकि सिपाही कम है, प्रिंस फैसला करता है कि उन्हें कम से कम रास्ता वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। एल्डर क्रोडल को इंसानों को रास्ता दिखाने और उनकी सच्चाई जांचने का काम देता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसका वापस आना गांव के लिए बहुत जरूरी है। एडी अपना वादा देता है और हान, हमेशा की तरह बेपरवाह, आर्चर को कुछ सोशल स्किल्स सिखाने का मजाक करता है। हालांकि क्रॉयडल की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखती है। एल्डर उसे याद दिलाता है कि गांव को पहले रखे। ग्राउलर पर सवार होकर पार्टी क्रॉयडल की अगुवाई में निकल पड़ती है। एड और स्काल जल्दी ही देखते हैं कि उनका रास्ता पहले से अलग है और इस पर सवाल करते हैं। उसे पता चलता है कि वह माउंट अपेटो के नीचे एक छुपी हुई सुरंग की तरफ जा रहे हैं। हालांकि क्रॉयडल चेतावनी देता है कि उस रास्ते में ग्रिफिन्स भरे हुए हैं। हन जोर देता है कि बीटल्स ने उन्हें साफ कर दिया था, शकी एल्फ के साथ एक और छोटा झगड़ा शुरू करते हुए। कुछ देर बाद वह सुरंग के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जो सदियों बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। जैसे ही वह अंदर जाते हैं, एल्फ समझाता है कि इसे कभी वर्ल्ड ट्री के वर्कर्स ने बनाया था। हालांकि ऐसी ज्यादातर जड़ें बहुत पहले मॉन्स्टर्स के हाथों खो चुकी हैं। उसकी शांत आवाज से एडी और हान को लगता है कि वह नरम पड़ रहा है, लेकिन क्रॉयडल इस सोच को खत्म कर देता है। कहता है कि वह यहाँ सिर्फ एल्डर की वजह से है। वह उन्हें अलर्ट रहने की चेतावनी देता है। वर्ल्ड ट्री की जड़ें मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचती हैं। एडी पूछता है कि क्या वर्ल्ड ट्री सच में है, उसे एक कहानी कहता है। एल्फ हंसी उड़ाता है, कहता है कि इंसान इतने छोटे हैं कि ऐसे किसी को सवाल भी नहीं कर सकते। अचानक हान की तलवार चमकने लगती है। हैरान होकर एल्फ उसे देखने को कहता है और करीब से देखने पर उसे एक पवित्र हथियार बताता है जिसे उस भगवान ने बनाया है जो वर्ल्ड ट्री की रक्षा करता है। जब हान पूछता है कि यह अभी ही क्यों चमक रही है, एल्फ जवाब देता है कि यह गुफा के अंदर छुपी किसी गड़बड़ पर रिएक्ट कर रही है, जिसके लिए तलवार की ताकत की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच ग्रिफिन केव में हंटर्स रेवेनेंट वॉरियर्स के झुंड से लड़ रहे हैं। हुयोन का फायरस्टॉर्म ज्यादातर को खत्म कर देता है, लेकिन एक खड़ा रहता है।
हाइजीन एक तेज पानी के फव्वारे से हमला करता है, फिर भी वह आते रहते हैं। यह न खत्म होने वाला विरोध ग्रुप को एहसास दिलाता है कि वह डिजास्टर लेवल के अनडेड बीइंग्स का सामना कर रहे हैं जो उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लड़ाई खत्म करने के लिए पक्की होकर वे यान अपने साथियों को दूर रहने की चेतावनी देती है और पिघली हुई आग की एक लहर बुलाती है, अनडेड को राख में बदल देती है। यह नजारा उसके साथियों को हैरान कर देता है, उसके गर्व को बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही आग शांत होती है, हाइजन अपने लीडर के पीछे एक बड़ी परछाई देखती है। वह अपने लीडर को चेतावनी देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हुयोन फे की तरफ मुड़ता है, एक लंबा कवचधारी फिगर, रेवेनेंट किंग, एक डिजास्टर क्लास खतरा। अचानक आए खतरे से टीम को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन हेजिन को पीछे धकेल दिया जाता है। रेवेनेंट किंग हवायन की तरफ बढ़ता है, लेकिन क्योंग बाइक उसकी रक्षा करता है। सून यंग दुश्मन को पेपर चाम्स से अंधा कर देती है ताकि मॉन्स्टर को रोके। हंटर्स फिर से इकट्ठा होते हैं, जल्दी से एक दूसरे की सुरक्षा चेक करते हैं। हायागेन महसूस करता है कि इस दुश्मन की ताकत डेड ग्रेड से कहीं ज्यादा है। तभी उसकी आंखों के सामने पवित्र लिखावट दिखाई देती है। उसे वर्कर का आशीर्वाद मिलता है, एक बदलाव का स्क्रोल जो जीहा की एसेंस से दिया गया है। भगवान की हवा के साथ उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। चलने की स्पीड दुगनी हो जाती है, हमले की स्पीड आधे से बढ़ जाती है, और एक नया पैसिव स्किल विंड ऑफ विक्ट्री जो 3 लगातार हमलों से हेल्थ वापस लाता है। हालांकि उसे पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसकी उम्मीद वापस आ जाती है। असल में जीहा ने चुपचाप अपनी एसेंस का इस्तेमाल करके उसे ताकत दी थी, और एक और नोटिफिकेशन उसे बताता है कि वह और एसेंस लगाकर और भी ज्यादा सपोर्ट दे सकता है। रेवेनेंट किंग की डरावनी ताकत देखकर जीहा उन हरी जड़ी बूटियों के लिए शुक्रगुजार है जो उसने वाइल्ड एलुस से इकट्ठी की थी। वह ग्रुप की मदद के लिए और स्क्रोल्स तैयार करता है। रेवेनेंट किंग एक भयानक हमला करता है, सुंग हो को अपनी शील्ड उठाने पर मजबूर करता है। इस टक्कर से वह हिल जाते हैं, लेकिन हंटर्स तुरंत ठीक हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि लड़ाई संग हो के कमजोर पड़ने से पहले खत्म होनी चाहिए। हायागेन अपनी नई ताकत को टेस्ट करती है, मॉन्स्टर के आर्मर पर निशाना लगाती है, लेकिन उसकी तलवार उसे चीर नहीं पाती। कमी को पहचानते हुए वह अपना ध्यान जॉइंट्स पर लगाती है, उसकी कमांड पर। सून यंग अपने पेपर स्पेल से एक रास्ता बनाती है, और ह्वाईयोन एक धमाकेदार जादू के साथ पीछे आती है जो मॉन्स्टर को आग में लपेट लेता है। क्योंगबैक जोर से बड़बड़ाते हुए सोचता है कि क्या धमाके ने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, जिसके बदले में उसे ह्वाईयोन की गुस्से वाली नजर मिलती है उन्हें बद्दुआ देने के लिए। जैसा कि उम्मीद थी, रेवेनेंट किंग बाहर निकलता है, मुश्किल से नुकसान हुआ है, उसका आर्मर जला हुआ है, लेकिन सही सलामत है। फिर भी पिघले हुए गैप्स हायोजन के लिए काफी हैं कि वह डैगर्स की बरसात कर सके, खुली जगहों से काटते हुए। जवाब में हमला तुरंत होता है, मॉन्स्टर उसे एक तरफ पटक देता है, उसे पीछे गिराते हुए। ह्वाईयोन ग्योंगबक पर गुस्सा करती है, उसके शब्दों को दोष देती है, लेकिन सुंगहो उन्हें याद दिलाता है कि लड़ना बंद करें और असली खतरे का सामना करें। यह सब होता देख जीहा घबरा जाता है, वह और एसेंस खर्च करता है, हंटर्स पर एनहांसमेंट्स डालता है ताकि हाइजन और ह्वायन के ठीक होने तक टाइम मिल सके। वह उन्हें बदलाव के स्क्रोल्स भेजता है। आयरन ब्लड संग हो में दौड़ता है, उसकी डिफेंस को 30% बढ़ाता है और हमलों को पूरी तरह से खत्म करने का 12% मौका देता है। जबकि गिनबेक को गॉड्स विंड का आशीर्वाद मिलता है जो उसकी स्पीड को 70% और अटैक स्पीड को 30% बढ़ाता है। उसे एक पैसिव स्किल भी मिलता है, विंड ऑफ विक्ट्रीज हीलिंग इफेक्ट, जो 3 लगातार हिट्स पर आखिरी हिट के डैमेज का 7% हेल्थ में बदल देता है। फिर भी जीहा को शक है कि यह काफी होगा। चुपचाप दुआ करता है कि ह्वायन बाजी पलट सके। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है, उसमें से ग्रोलर का बड़ा रूप बाहर निकलता है, रेवेनेंट किंग के कंधे को चीरते हुए। जीहा हन सुंगह्युक की तलवार की चमक को पहचानता है और उसके आने पर बहुत राहत महसूस करता है। हन की तलवार रेवेनेंट किंग के कंधे को चीर देती है, हंटर्स को हैरान कर देती है जो उसके अचानक आने पर घूरते हैं। ह्वायोन उसे तुरंत पहचान जाती है, वह वुल्फी को समन से छोड़ देता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार का हमला दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। रेवेनेंट किंग एक बार फिर उठता है, हन खुद को तैयार करता है, उसका ध्यान भटका हुआ है। सिर्फ तब जब वह हीगन के बेहोश शरीर पर हीलर की सुनहरी रोशनी देखता है। अपनी पत्नी के लिए चिंता उसे खा जाती है। ह्वायोन उसके पीछे आती है, उसके अचानक वापस आने से हैरान है, वह उससे जवाब मांगता है। हालांकि उसके पास भी अपने कुछ सवाल हैं, वह जोर देती है कि उन्हें पहले मॉन्स्टर से निपटना होगा। इसी बीच रेवेनेंट किंग एक सिग्नल भेजता है, स्केलेटल रीइंफोर्समेंट्स की एक लहर बुलाते हुए। संग हो हेजिन को चेक करता है, लेकिन लगातार हीलिंग भी उसे जगा नहीं पाती। तो वह गिनबेक के साथ मिलकर होर्ड को रोकते हैं जब तक हान और ह्वानियन रेवेनेंट को संभालते हैं जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। ह्वायुन मॉन्स्टर पर अपने तेज इन्फर्नो कैनन से हमला करती है, जबकि हान गुस्से में काटता है, यह एहसास करते हुए कि उनकी मिलीजुली ताकत भी इस बीस्ट को गिराने के लिए काफी नहीं है। उसका आर्मर हर हमले को झेल जाता है, उसे यह फैसला करने पर मजबूर करता है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना। वेपन ब्रेकर को अपनी तलवार में डालते हुए वह रेवेनेंट किंग से टकराता है, एक भयानक धमाके में जो गुफा को हिला देता है। इसके झटके से हान जमीन पर गिर जाता है, उसकी नाक से खून बह रहा है।
वह ऊपर देखता है तो पता चलता है कि रेवेनेंट किंग अभी भी खड़ा है, बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ है। वह यह मानने से इनकार करता है कि यह डिजास्टर ग्रेड का खतरा है, उसे यह डिस्ट्रक्शन ग्रेड जैसा लगता है। किंग उस पर झपटता है। हुयोन रोकने के लिए एक बड़ा धमाका करता है, लेकिन रेवेनेंट उससे निकल जाता है और हान को जमीन पर पटक देता है उसके बचने से पहले। जैसे ही धूल साफ होती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। प्रिंस एडिनस्कल मॉन्स्टर के ऊपर है, उसकी तलवार उसमें घुसी हुई है। अचानक एडी के दिमाग में एक आवाज गूंजती है। अपोस्टल उसे बताता है कि कमजोरी उसके कोर में है। अपने शौक से बाहर निकलकर वह तुरंत दूसरों को चेतावनी देता है। इसी बीच जीहा को राहत महसूस होती है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल ने मॉन्स्टर का कमजोर पॉइंट बता दिया, जो उसने जल्दी से एडी को बता दिया। लेकिन कोर तक पहुंचने का मतलब है पहले उसका आर्मर तोड़ना। यह एहसास करते हुए कि उसके पास सिर्फ एक ब्लेसिंग बची है, जीहा सही चमत्कार के लिए दुआ करता है और अपनी स्पेल बुक में लिखता है। जो स्क्रोल बनता है वह लड़ाई के लिए बिल्कुल सही है। हान को वर्कर का आशीर्वाद मिलता है, एक बदलाव का स्क्रोल जो उसे पूरा फोकस देता है। उसके हमले 5 सेकंड के लिए टाले नहीं जा सकते और सभी डिफेंसेस को चीर देते हैं। एडी मौके का फायदा उठाता है, अपनी तलवार को कोर में घुसा देता है। रेवेनेंट किंग दर्द से चीखता है। शॉकवेव उसे एक तरफ फेंक देती है। हन एडी की कोशिश की तारीफ करता है ग्रोलर को बुलाने से पहले, जिसके दांत मॉन्स्टर में घुस जाते हैं। ये रेवेनेंट को इतनी देर तक भटकाता है कि हान कोर को पूरी तरह तोड़ सके। रेवेनेंट एक बहुत तेज गर्जना करता है, फिर धूल में बदल जाता है। जैसे ही स्केलेटल मिनियंस उसके साथ गायब हो जाते हैं, हंटर्स में राहत की लहर दौड़ जाती है और वह सेलिब्रेट करते हैं। एडी हान को खड़ा होने में मदद करता है, उसे छेड़ते हुए कि दूसरों को ग्रीट करे, क्योंकि वह उन्हें साफ तौर पर जानता है। हंटर्स इसी बीच हियजिन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह सुंगह्युक की आवाज सुनती है। वह उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। जब हान उसे तसल्ली देता है, जीहा चुपचाप इस दिल को छू लेने वाले मिलन को देखता है। उसी पल एक नोटिफिकेशन बताता है कि छुपी हुई सुरंग साफ हो गई है, वर्ल्ड ट्री में एनर्जी का फ्लो वापस आ गया है और उसकी रेस्टोरेशन तेज हो गई है। दूर से आर्कफुट नाम के एक जीव की चीख गूंजती है। जीहा सोचता है कि यह किसी नए डेमीगॉड की आवाज हो सकती है। एक सुनहरा यूनिकॉर्न आसमान में तेजी से निकलता है। उसकी स्पीड सांस रोक देने वाली है, अपने पीछे रोशनी की एक लकीर छोड़ते हुए। ग्राउलर और बायोम जम जाते हैं, इस नजारे से हैरान हैं, फिर उसे कैसे रोकें इस पर चुपचाप बातें करते हैं। बायोम उसके बालों से समुंदर की हल्की खुशबू पकड़ता है, अंदाजा लगाता है कि यह कॉन्टिनेंट के दूर वाले किनारे से वापस आया है। उन्हें शक है कि इस समय भगवान की गैर मौजूदगी में यह बेचैन होगा। ग्राउलर सोचता है कि यूनिकॉर्न के करीब आने पर उसे रोके या हमला करे, लेकिन बायोम उसे उसकी जबरदस्त स्पीड याद दिलाता है। कोई भी गलती उन्हें उसके निशाने पर ला सकती है। दोनों में से कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इसी बीच जीहा को गार्डन से डागो के भौंकने की आवाज आती है और पेट्स को चेक करने के लिए झांकता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब एक चमकदार सुनहरा फिगर तेजी से गुजरता है। पहले तो वह उसे घोड़ा समझता है, लेकिन ग्रोलर और बियोम जिस तरह रिएक्ट करते हैं उससे उसे यकीन हो जाता है कि यह एक डेमीगॉड हो सकता है। तब उसे समझ आता है ये आर्कफुट ही होगा, वह डेमीगॉड जिस पर कभी आर्क सवार होता था। वह उस जीव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल से ही उसे ट्रैक कर पाता है जब वह लैंडस्केप पर तेजी से निकलता है। वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर जीहा की तरफ बढ़ता है, जो तब अपने हाथों से खुद को बचाता है। हैरानी की बात है, वह जीव चुपचाप आर्क के पास बैठ जाता है। वह नर्मता से यूनिकॉर्न को सहलाता है, उसकी नरम फर पर हैरान होता है और सोचता है कि क्या मिस्टिकल वर्ल्ड ट्री ने उसे शांत करने में मदद की। बियोम और ग्रोलर दूर से देखते हैं, अपने प्लान की कामयाबी पर राहत महसूस करते हैं। ग्रोलर सोचता है कि उनका मालिक इसके लिए क्या नाम चुनेगा। जी हाँ, अपनी खराब नाम रखने की आदत के मुताबिक उसे पैनी कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह पोनी से मिलता जुलता है। यूनिकॉर्न की खूबसूरती से मोहित होकर जब वह तेजी से निकल जाता है, जीहा सोचता है कि एक डेमीगॉड का असली रूप और भी ज्यादा दिलकश हो सकता है। पैनी जल्दी वापस आता है, एक रेयर लाल जड़ी बूटी लेकर जिसका रूट भी साथ है। जीहा पहचान जाता है कि यह लाल इंक के लिए एक अनमोल चीज है और जड़ के साथ वह इससे और उगा सकता है। वह पैनी को इनाम देता है और यूनिकॉर्न को लंबे सफर के बाद बगीचे से आजादी से खाने को कहता है। यूनिकॉर्न तुरंत सारी गाजरें अपने खुरों में इकट्ठी कर लेता है। उन चोरों को शक की नजर से घूरता है। उनकी पास आने की कोशिश एक अजीब झगड़े में खत्म होती है। थोड़ी देर शांति के बाद जीहा लाल इंक बनाने के लिए उठता है, जिसका नाम ही उसके तेज रंग का इशारा देता है। वह फिर भी इससे बनाने का फैसला करता है ताकि इसकी ताकत जान सके। वह लिक्विड को बोतल में भर लेता है, सोचता है कि यूनिकॉर्न के यहाँ होने की बात कैसे समझाए, जबकि सोल में कुत्ते और बिल्लियां आम हैं। एक पोनी जरूर सवाल खड़े करेगा। अगले दिन जीहा अपनी दुकान में बैठा है, जगह की कमी पर सोचता है और समझता है कि यह पैनी के लिए ठीक नहीं है, जिसे खुले में दौड़ना पसंद है, जो सोल में मुश्किल है। अचानक दुकान के अंदर एक रहस्यमयी गेट बनता है, जो एक घास के मैदान में खुलता है। पोर्टल की मुद्दत इन्फिनिट लिखी है, जो वर्ल्ड ट्री से सीधे कनेक्शन का इशारा देती है। उसी पल दुकान का दरवाजा खुल जाता है। हीजिन और सुंगह्युक अंदर आते हैं, जीहा को गर्मी से ग्रीट करते हैं। हीजिन गहरा झुककर उसे धन्यवाद करती है, सुंगह्युक को वापस लाने में मदद करने के लिए, और सुंगह्युक भी उसका शुक्रिया अदा करता है। शर्मिंदा होकर जीहा कहता है कि कोई भी यही करता। हीजिन अपनी बात पर जोर देती है, उसके उठाए हुए खतरों को मानते हुए।
और वह उन्हें चाय के लिए अंदर बुलाता है। पेनी को देखकर हीजिन उस प्यारे जानवर को थपथपाने के लिए झुकती है। उससे पूछती है कि उसने इसे कहाँ पाया, लेकिन वह नरमी से बताने से मना कर देता है। जीहा ने उनसे काफी देर तक बात की और पाया कि स्योंग ह्युक सुरक्षित होने के बावजूद अभी भी दूसरे डायमेंशन के सपने देखता है, उसे पूरी तरह से भुला नहीं पाया है। कुछ समय तक शांति भरे दिन चलते हैं, लेकिन शांति तब टूट जाती है जब जीहा के सपने के जंगल में ग्रिफिन्स का एक झुंड दिखता है, जिससे वह उन्हें कैसे संभाले इसकी चिंता में पड़ जाता है।